जर्नलिज्म जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बदलते दौर में पत्रकारिता का स्वरूप काफ़ी बदला है। एक सेकंड में सबको पता चल जाता है। आज की मीडिया बिक चुकी है। आज की मीडिया व्यावसायिक हो गई, तब में भी सुधार लाने की जरूरत है। आपको धमकी आई जी। और सर इनकी अंदर की रियलिटी क्या है? ले लिया है, जहाँ फ़ोन है उसके बाद और एक माइक ले लिया, अब वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं। उन्हें जर्नलिज्म की परिभाषा का पता नहीं है। एक साल में 2-3 मर्डर हो जाते हैं या मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। 119 करोड़ रुपए सिर्फ प्रिंट एड पर खर्च किए और आज इंडिया टॉप कंट्री में गिना जा रहा है जिसमें फेक न्यूज़ ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। जर्नलिज्म जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिस पे दुनिया विश्वास करती है। आज हम मौजूद हैं उसी पत्रकारिता की दशा और दिशा के बारे में बात करने के लिए। मैं हूं आपके साथ कुलविंदर और आप देख रहे हैं कुलविंदर टॉक शो। आज के बेहद खास एपिसोड में हम स्वागत करना चाहते हैं एक ऐसी शख्सियत का जिन्होंने पत्रकारिता की दुनिया में 24 वर्षों से अनुभव लिया है। ना सिर्फ उन्होंने समाज के मुद्दों को, बल्कि पत्रकारिता के रूप में जितने भी कार्य होते हैं उनको बहुत ही ग्राउंड रियलिटी पे करके अनुभव लिया है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने देश के कई प्रतिष्ठित अखबार जैसे स्वतंत्र चेतना, दैनिक भास्कर, दैनिक आज, द हिंद, द पायनियर, उत्तरांचल दर्पण और भी न जाने कितने अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों में अपनी सेवाएं दी और आज भी अपनी सेवाएं कायम रखे हुए हैं। अपने लंबे करियर में इन्होंने क्राइम, पॉलिटिक्स और ग्राउंड रिपोर्टिंग के ऐसे ऐसे पहलुओं को कवर किया है जिन्होंने समाज और सिस्टम दोनों को सोचने पर मजबूर किया है। इनकी पत्रकारिता सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सच को सामने लाने की एक ईमानदार कोशिश रही है। वर्षों के अनुभव, बेबाक सोच और जमीनी समझ के साथ आज ये पत्रकारिता जगत के एक जाना माना नाम है। स्वागत करते हैं मिस्टर मनोज श्रीवास्तव जी का। वेलकम टू कुलविंदर टॉक शो। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आज हमारे पास एज ए गेस्ट आए हैं और आप अपना अनुभव साझा करेंगे हमारे साथ। जी। आपका शुक्रिया। सर, आपसे सबसे पहले जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है, पत्रकार और पत्रकारिता की सही परिभाषा जानना चाहता हूं। आज के समय में कैसे डिफाइन करते हैं या कैसे हम बताते हैं कि एक अच्छा जर्नलिस्ट को, उसके काम को पत्रकार की तरह कैसे देखा जाता है? पहले तो कुलविंदर टॉक शो में आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपका बहुत आभार। देखिए, पत्रकारिता सरकार और समाज के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पत्रकारिता और पत्रकार वो है जो पत्रों को आकार देता है। पत्रकार वो है जो समाज की कुरीतियों को, समाज की बुराइयों को शासन तक, सरकार तक पहुंचाता है और सरकार की कल्याणकारी नीतियों को धरातल तक लाता है। पत्रकार का ये किरदार होता है। लेकिन बदलते दौर में पत्रकारिता का स्वरूप काफ़ी बदला है। हम लोगों ने जब पत्रकारिता की शुरुआत की, आज से लगभग 2-2.5 दशक पहले, लगभग 23-24 साल पहले, तो तब की पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में
जमीन आसमान का फर्क है। उस समय पत्रकारिता में साधन के नाम पर प्रिंट हुआ करता था या टेलीविजन हुआ करता था। कोई घटना होती थी, कोई एक्टिविटी होती थी, कोई प्रोग्राम्स होते थे, तो सुबह लोग अखबारों में पढ़ लेते थे या शाम के बुलेटिन में जान लिया करते थे। आज तकनीकी के युग में लोग लाइव कर देते हैं, 1 सेकंड में सबको पता चल जाता है। उस दौर में सीमित साधनों में पत्रकारिता होती थी, सीमित साधनों में बहुत धैर्य और संपादन को दृष्टिगत करते हुए पत्रकारिता की जाती थी, खबरें लिखी जाती थी। अब स्वरूप बहुत बदल गया सर, अब वो बातें नहीं रह गई। अब अगर हम ये कह लें कि हर घर में पत्रकार हो गए हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि जिसको देखिए सोशल मीडिया के युग में पत्रकार बना हुआ है। सोशल मीडिया के युग में हर व्यक्ति पत्रकार पर वीडियो बनाया, डाल दिया सोशल मीडिया पर। कई बार वो खबरें फेक हो जाती हैं, कई बार गलत हो जाती हैं। सर, आप सन 2000 के दशक से पत्रकारिता में अपनी पकड़ बनाए हुए जी। जनता की आवाज बनकर समाज के मुद्दे उजागर करते हैं। जी सबसे बड़ा फर्क क्या आया है सर, सबसे बड़ा फर्क मैंने अभी जैसे आज की पत्रकारिता में और तब की पत्रकारिता में कितना फर्क आप देखते हैं? सर, आज की और तब की पत्रकारिता में जो 2.5 दशक पूर्व, लगभग 25 साल पहले की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में जमीन आसमान का फर्क है। उस दौर में पत्रकारिता बड़े धैर्यपूर्वक और तथ्यात्मक तरीके से, तथ्यों के आधार पर पत्रकारिता होती थी उस दौर में। तथ्यों के आधार पर पत्रकारिता होती थी उस दौर में। अब ये तकनीकी युग है सर। अब इंस्टाग्राम, फेसबुक और तमाम पोर्टल्स वगैरह हैं। तो तब की पत्रकारिता होती थी, खबरें छपती थी अखबारों में, लोग दूसरे दिन पढ़ा करते थे। शाम की बुलेटिन में न्यूज़ देख करके उन लोगों को पता चलता था समाज के बीच जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आज की पत्रकारिता ऐसी हो गई है, आप समझ रहे होंगे। आज की पत्रकारिता लाइव है। आज की पत्रकारिता तो लाइव है। पहले पत्रकारों सेलेक्टेड, शिक्षा में, जो लिटरेचर में, जो साहित्य में जिनको ठीक ठाक ज्ञान होता था, पत्रकारिता से वो जुड़ा करते थे। अब तो आप देख ही रहे हैं कि पत्रकारिता का स्वरूप कैसा हो गया है। सोशल मीडिया आने के बाद तमाम जो है पत्रकारों की तादाद अप्रत्याशित ढंग से बढ़ी है। सर, आज की मीडिया बिक चुकी है। नहीं, मीडिया अक्सर ऐसे स्टेटमेंट सुनने को मिलते हैं जी। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात? नहीं, आज की मीडिया बिक चुकी है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि मीडिया जो है वो व्यावसायिक हो गई है। आज की मीडिया व्यावसायिक हो गई है और व्यावसायिक होने की वजह से वो ट्रैक से हट चुकी है। कई बार यहाँ इसको अन्यथा नहीं लिया जाए अगर, तो मेरा अपना मानना है कि समाज के बीच जो घटित हो रही हैं जो चीज़ें, जो हकीकत है, शायद वो मीडिया उसको नहीं दिखा पा रही है। मीडिया व्यावसायिक हो गई है, मीडिया बिकी नहीं है, व्यावसायिक हो गई है। लेकिन सर, इसी बात पे एक बात पूछ रहा हूँ कि टीआरपी एक बड़ा कंसर्न रहता है न्यूज़ चैनल्स के लिए। जी। अगर एक सच्ची खबर जरूरी है बट उसकी टीआरपी कम है, दूसरी तरफ एक न्यूज़ है जिसकी टीआरपी बहुत ज़्यादा है और वो न्यूज़ लेस इम्पोर्टेंट है, तो एक्चुअल में न्यूज़ रूम का डिसीजन क्या होता है? किस खबर को दिखाना वो चाहते हैं? नहीं, वो आप भी समझ रहे होंगे कि टीआरपी को प्राथमिकता दी जाती है और जो महत्वपूर्ण है, जिसे दिखाना चाहिए, वो उसको एक बार बैक कर लेते हैं और टीआरपी वाली खबर को प्राथमिकता देते हैं। तो चाहे वो जो दूसरी वाली न्यूज़ है वो कितनी भी जरूरी हो समाज के लिए, जनमानस के लिए, भारत के लिए, नहीं, जरूरी है। टीआरपी वाली खबर के साथ में उस महत्वपूर्ण खबर को भी परोसा जाता है, दिखाया जाता है, लेकिन जिस तरीके से उसको दिखाना चाहिए, जिस प्राथमिकता के साथ उसको दिखाना चाहिए, शायद वो नहीं हो पा रहा है। और सर, इनकी अंदर की रियलिटी क्या है? मतलब एथिक्स और टीआरपी, इनके जो प्रिंसिपल, जर्नलिज्म के कोर प्रिंसिपल हैं, जब टीआरपी है, तो दोनों में से किस मुद्दे को
फ्रंट फेस पे आज के टाइम पर रखा जाता है? सर अब आज के टाइम की बात करेंगे तो ये टीआरपी को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। तो मतलब कि उस पे आपका कोई भी लॉस हो रहा है, समाज का हो रहा है? नहीं सर, अगर टीआरपी को ही प्राथमिकता दे रहे हैं तो लॉस का सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं, मैं ये आम जनमानस की बात कर रहा हूँ। आम समाज को कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है सर, क्योंकि टीआरपी के चक्कर में। जो महत्वपूर्ण चीजें छूट रही हैं उससे आम समाज को कई विषयों पर और सर नुकसान जो है। गलत खबरें दिखाई जाती हैं जी जिनमें टीआरपी ज़्यादा होती है, जी। तो फिर ये उसी का पार्ट होती है? गलत खबरें दिखाई जाती हैं नहीं कहेंगे हम, बल्कि खबरों को तोड़ मरोड़ करके जो पेश किया जा रहा है, या कई बार आप देख रहे होंगे कि किसी एक खबर को हमारे सैटेलाइट चैनल पर या जहाँ भी वो पूरे दिन चलाते रहते हैं, उसी खबर को ही चलाते रहते हैं और तमाम महत्वपूर्ण खबरें छूट जाती हैं। तो इसमें कुछ मुझे लगता है जहाँ तक कि कुछ सुधार की ज़रूरत तो है। सर, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट है, जी उसके हिसाब से इंडिया में डिजिटल न्यूज़ कंजम्पशन की बातें अगर हम करते हैं तो 70% से भी ज़्यादा यूज़र मोबाइल पे है जी जो न्यूज़ कंज्यूम कर रहे हैं। जी। क्या इससे उस न्यूज़ की गहराई सेक्रीफाइस नहीं हो रही है? खासकर सोशल मीडिया ने जर्नलिज्म को एम्पावर किया है या डैमेज किया है? नहीं सर, सोशल मीडिया ने जर्नलिज्म को इम्पावर कहाँ किया है? सोशल मीडिया ने तो जर्नलिज्म को डैमेज किया ना। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हमने जिस दौर से पत्रकारिता शुरू की उस दौर में अखबार में छपी खबरों को लोग बहुत महत्व देते थे और बहुत तवज्जो देते थे। लोग मोड़ करके अखबार को उसको सेफ रख लिया करते थे, है ना। नाम छप जाता था तो लोग उसको बहुत दिखाया करते कि नाम छप गया। आज कॉमन हो गया है अखबार में छपी खबरों। तो क्या सर, ये मेरा कहना आज के टाइम पे सही होगा कि जो सोशल मीडिया पे सब चीज़ें दिखाई जाती है वो सब चीज़ सही नहीं होती है, या जो न्यूज़ पे पहले दिखाई जाती थी या अब दिखाई जाती है वो सही है? नहीं सर, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफार्मों पर जो खबरें चल रही हैं, अभी हमारी यही बात मैं कह रहा था कि अब आज के बदलते दौर में है, हर घर में पत्रकार हो गए हैं, सारे पत्रकारिता कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही खबरें जो है वो 50% तो मैं मान लेता हूँ कि चलिए ठीक है, लेकिन 50% जो है वो उसमें खबरों में खामी होती है, गलती होती है, और ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सर, ये सिटीजन जर्नलिज्म है जैसे आप बात कर रहे हैं जी कि हर शहर में जी अब हर सिटीजन पत्रकार बन के घूम रहा है, जी। उसको एक मोबाइल चाहिए। प्रत्येक नागरिक जो है वो पत्रकार बन के घूम तो रहा है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये इस पर जो है एक प्रतिबंध होना चाहिए, इसके एक मानक तय होने चाहिए। प्रत्येक नागरिक यदि पत्रकार बन के घूमेगा तो समाज के बीच में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, अपराधी भी हैं, वांछनीय भी हैं। जर्नलिज्म जो है, पत्रकारिता, ये पढ़े लिखों का पेशा है ना, जिसको लिटरेचर का ज्ञान है, जिसकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है, जो वेल क्वालिफाइड है, पत्रकार तो वो है। तो सर, क्या गवर्नमेंट इस पे कुछ रूल एंड रेगुलेटरी बना रही है हाँ या उसके संज्ञान में है ये? हाँ, गवर्नमेंट के संज्ञान में है। गवर्नमेंट जो है इस पर काम कर रही है और भविष्य में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि हर जो सिटीजन है जो कि उसके पास एक फ़ोन है, एक उसने कैमरा ले लिया है या फ़ोन है उसके पास, और एक माइक ले लिया, अब वो कुछ भी बोल रहा है, वो कुछ भी दिखा रहा है। तो ये हमारे समाज को गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? नहीं, ये गलत है और इस पर अंकुश भी लगना चाहिए और इसके मानक भी तय होने चाहिए। तो सर, अभी तक लगा क्यों नहीं? ये बहुत लंबे समय से हो रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुझे आप। लगता है कि जैसे पिछले 5 साल से मैं देखूं तो इनकी तादाद ज़्यादा बढ़ चुकी है। हाँ जी। कि आप सिर्फ आपके पास एक कैमरा है और आपके पास माइक है तो आप पत्रकार हो गए। क्या ये सही हो चुका है सर? नहीं, पत्रकार, अब मैं वही बात तो कह रहा हूँ, उसी बात पर मैं आ रहा हूँ कि पत्रकार जो है वो एक पढ़ा लिखा, एक वेल क्वालिफाइड शख्सियत ही पत्रकार है, जिसे लिटरेचर का, साहित्य का ज्ञान है, जिसकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है, पत्रकार वो है। माइक लेकर के, आईडी बना करके घूमने से कोई पत्रकार नहीं हो जाता। समाज में ऐसे लोगों की एक्टिविटी से बहुत गलत मैसेज जा रहा है।
सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इनके लिए कुछ मानक तय होने चाहिए। ठीक। सर, एज पर रिसेंट रिपोर्ट्स इंडिया में 900 से ज़्यादा टीवी न्यूज़ चैनल्स हैं ठीक है। और 1 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड पब्लिकेशन है। फिर भी क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस इतना बढ़ रहा है। आरएसएफ, जो कि एक रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स रिपोर्टिंग है, जो पेरिस से इशू करता है या बताता है, उसका ये कहना है कि उसके एक आर्टिकल के हिसाब से ये कहना है कि फेक न्यूज़ ज़्यादा स्प्रेड की जाती है और आज इंडिया टॉप कंट्री में गिना जा रहा है जिसमें फेक न्यूज़ ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। इसके बारे में आप सर क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। और फेक न्यूज़ जो है वो सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। निश्चित रूप से सरकार को इसके लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। सर, आरएसएफ एक आर्टिकल में एक चीज़ लिखता है कि नॉर्वे को वो नंबर 1 का दर्जा देता है कि वहाँ पे पत्रकार को निष्पक्षता से निडरता से अपनी बात को कहने का रखने का गवर्नमेंट अलाउ करती है। ठीक है। और जहाँ तक भारत में देखा जा रहा है कि बहुत सारे पत्रकारों का मर्डर हो जाता है, मार दिए जाते हैं या गायब की कर दिए जाते हैं। तो उस बारे में आपको क्या कहना है कि इंडिया कहाँ खड़ा है, भारत कहाँ खड़ा है? सर यहाँ देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि निडरता और निष्पक्षता की जो बात की आपने, ये पत्रकारिता का मूल है। निडरता और निष्पक्षता पत्रकारिता का मूल है, जर्नलिज्म का मूल है और ये आधार है। अगर वास्तविक पत्रकारिता हो रही है तो ये सच है कि निडरतापूर्वक और निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता की जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए सिस्टम में भी सुधार लाने की ज़रूरत है। सिस्टम में जब तक सुधार नहीं होगा, निडरता और निष्पक्षता की हम कल्पना नहीं कर सकते। सर, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मीडिया, गवर्नमेंट या पब्लिक? आप नहीं। किसको जिम्मेदार मानते हैं? मीडिया, पब्लिक को इसके लिए जागरूक होने की ज़रूरत है और सिस्टम को सुधार लाने की ज़रूरत है। और सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि हम इसके लिए क्या कर रहे हैं? हम इसके लिए हम ऐसे शो के माध्यम से, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम समाज को और सरकार को जागरूक करने का काम कर सकते हैं। सर, इसी से एक क्वेश्चन और रिलेट कर रहा हूँ। आपका 24 साल का करियर हो चुका है अब तक। जी आपने स्टोरी कवर की हो कोई, जी आपने कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग करी हो जी और आपको धमकी आई हो, जी। ऐसा कभी हुआ है सर? मैं शुरू से मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने 2002-3 मतलब आप समझिए कि 98 में मेरी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। उसके बाद उस दौर में पत्रकारों को, हम लोग जब पत्रकार को देखते थे और पत्रकारिता को देखते थे तो बहुत ताज्जुब होता था, लगता था कि यार करना ज़रूर चाहिए ये। तो 2003 में मैंने इलाहाबाद में एक मिड डे पब्लिश हो रहा था, वहाँ से मैंने शुरुआत की। उसके बाद बड़े बैनरों में काम करने का मुझे मौका मिला। दैनिक आज में मैंने 7 साल लगभग, जनमोर्चा यूपी में जनमोर्चा लीडिंग अखबार रहा उस दौर में, तो मैंने जनमोर्चा को किया, दैनिक आज को किया, उत्तराखंड में दैनिक भास्कर को किया, एनपीटी को किया, दिल्ली रहा। तो सर, कभी आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए कभी शासनिक प्रेशर आया हो कि इस खबर को दबा दिया जाए, या कभी उस पब्लिकेशन ने आपको बोला हो कि हम इसको आपराधिक खबरों को मैंने अपने करियर में, अपने जर्नलिज्म के करियर में मैंने आपराधिक खबरों को संकलित किया। और आप भी समझ सकते हैं कि जब किसी आपराधिक खबरों को कवर करते हुए कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ होगा, निस्संदेह मेरे साथ हुआ है, लेकिन मैंने निडरतापूर्वक मैं अपने पथ पर डटा रहा और आज भी डटा हुआ हूँ। आज भी मैं कोई क्राइम की खबर को अगर कवर करता हूँ, लिखता हूँ, तो बिल्कुल निडर होकर के लिखता हूँ। मुझे हाँ, लेकिन ये है कि मैं दूसरे अपने साथियों को भी यही संदेश दूंगा कि खबरें जो भी हों तथ्यात्मक होनी चाहिए, एविडेंस ज़रूरी है। सर, एक इंटरनेशनल आर्टिकल है
जिसमें इंडिया इज वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर मीडिया प्रोफेशनल। इस पर मीडिया रेगुलेटरी बॉडीज या सरकार का क्या इम्प्लीमेंटेशन है कि हर साल 2 से 3 पत्रकार, जैसे हमने पहले बात करी है, की जांच जा रही है, उसका कौन जिम्मेदार है? नंबर तो क्लियर हो गए, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी सुधार क्यों नहीं आ रहा है? जो सच्चे पत्रकार हैं, जो जान जोखिम में डालकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, सेंसिटिव सिचुएशंस में कवरेज करते हैं, क्या उनकी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को संभालने वाले असली जर्नलिस्ट की ज़िंदगी की क्या कोई वैल्यू है या नहीं? नहीं, जीवन तो सभी का अमूल्य है, आप भी समझ रहे होंगे इस बात को। लेकिन ये बात सही कहा आपने कि पत्रकारों के लिए, खासतौर से यहाँ पत्रकारिता और पत्रकारों की बात चल रही है, तो मेरा अपना तो मानना यही है। अब आज के दौर में फ़िलहाल जो एक्चुअल कलमकार है वो पीछे बैठा मिलेगा आपको, ठीक है। आप अधिकांश देखेंगे जहाँ योग्यता की बात अगर करेंगे, जो सही पत्रकार है वो पीछे दीर्घा में बैठा हुआ मिलेगा, और अनावश्यक तत्व तो बिल्कुल आगे मिलेंगे। सब मुझे आपसे ये कंफर्म करना है कि इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? सर, अब जैसे अभी आपने कहा कि पत्रकारों की जान जाती जान जाती है, या पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। अब तो स्वाभाविक हो चुका है पत्रकारों के सर, खिलाफ मुकदमे दर्ज आपके होना। एक या मुकदमे से याद आया मेरे को, अभी रिसेंट में एक पंजाब के अंदर अभी एक हुआ है कि, और एक के साथ नहीं हुआ, कई जर्नलिस्ट, कई जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर केसेस हुए हैं क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। शायद आपकी ये नॉलेज में है या नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि उन्होंने वहाँ की जो सीएम है उनके बारे में कुछ बोल दिया गया था, जहाँ वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं, जहाँ जो भी वो वादा करके आई थी गवर्नमेंट, उसके बारे में कुछ बोला उनके लिए, जी तो उनके ऊपर मुकदमे दायर हो गए, जी। उनकी अरेस्टिंग भी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और इस आधार पे मीडिया, जो पूरा हाउस है, जहाँ गवर्नमेंट है, वो क्या एक्शन लेती है? जहाँ हमारी कोई बॉडीज़ है जो उसको देखती है, केयर टेक करती है उस चीज़ को, जहाँ आपके जो आपकी लाइबिलिटी है, जहाँ आपके आपके अपने कुछ प्रिंसिपल्स आपके होने चाहिए एक जर्नलिस्ट के तौर पे, तो उसको केयर टेकर करती है गवर्नमेंट या नहीं करती है? जैसे मैंने उस मुद्दे में देखा कि वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह उनको ट्रीट किया गया, उनको उठा के जेल भी डाला गया, और जेल डालने के बाद अब वो हाई कोर्ट से बेल लेके बाहर आए। जैसे आपने बोला था स्टार्टिंग में कि ये गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच का एक रास्ता है, एक पुल है, तो क्या वो पुल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? अब अभी आज के दौर में इस पुल का स्वरूप बहुत बदल गया है। जो मर्डर की बात आपने की, एक साल में 2-3 मर्डर हो जाते हैं या मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, वो विभिन्न मामलों पर डिपेंड करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला, जैसे अभी अब हमारी आपकी बात हो रही थी कि आज के दौर में पत्रकार वो भी है जो अल्प शिक्षित है, जो अशिक्षित है, जो अवांछनीय है, जो गलत एलिमेंट्स हैं वो भी पत्रकार का डंडा लिए घूम रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के एलिमेंट्स के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है, लेकिन वास्तविक पत्रकार के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज हो रहा है तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं सिस्टम को चोट कर रहा होगा। श्योर है कि वो सिस्टम को चोट कर रहा होगा। जो गलत चीजें हैं, जो गलत एक्टिविटीज हैं, जो अनियमितताएं हैं, जो भ्रष्टाचार है, जब उस पर चोट कर रहा होगा तो मुकदमा दर्ज हो रहा होगा। सर, जैसे अभी आपने क्वालिफिकेशन की बात करी जी जर्नलिस्ट की, जी। तो क्या ऐसे आपके नज़र में कुछ लोग हैं जो एक्चुअल में जर्नलिस्ट बोलते हैं अपने आप को, हाँ पर वो क्वालिफाइड नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है? हाँ। ऐसे कुछ आप बता सकते हैं, ये नहीं, कोई मैं ऐसा पूरे है? समाज की बात कर रहा था, हाँ। अकेले उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सर्व समाज की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। मानक तय न होने की वजह से, देखिए लोकतंत्र का ये चतुर्थ स्तंभ है, पत्रकार
पत्रकार अगर कोई है तो या कोई संपादक है तो उसके लिए कुछ योग्यताएं अर्हताएं निर्धारित होनी चाहिए। ये निश्चित होना चाहिए कि वो कम से कम स्नातक हो, ग्रेजुएट हो, उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामले दर्ज ना हो, विवादों में ना हो, विवादास्पद ना हो। लेकिन लेकिन बड़ी विडंबना है कुलविंदर जी कि आज की डेट में मैं अपने विवेक से बता रहा हूं आपको कि 50% प्लस ऐसे हैं जिन्हें जर्नलिज्म की परिभाषा का पता नहीं है और वो पत्रकार का आवरण डाल करके समाज के बीच घूम रहे हैं। और ये किस लिए घूम रहे हैं सर? ये अगर इसलिए घूम आप रहे हैं। इनको जर्नलिस्ट की कैटेगरी में अगर नहीं रख रहे हैं हाँ, तो हम इसको व्यावसायिक रखते हैं। व्यवसायिक ही हैं और क्या। जिनको पत्रकारिता का पता ही नहीं है, जिनको पत्रकारिता की एबीसी नहीं आ रही है और वो आईडी लगाए घूम रहे हैं और किसी के मुंह पे भी कैमरा लगाए दे रहे हैं, तो उनका तो एक मात्र मकसद जो है सामने वाले को ब्लैकमेल करना है, धनोपार्जन करना है। सर जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट की ऑडियो वायरल होती है हाँ जी, डिमांड करते हुए, हाँ जी, पैसे की बात करते हुए, या कुछ तथ्यों को छुपाने के लिए पैसे की डिमांड की हाँ जाती जी, है। उसकी कई ऑडियो वायरल होती है, हाँ जी, पुष्टि भी होती है, हाँ जी, कोर्ट में केसेस भी होते हैं, जी, तब भी वो वर्किंग करते हैं। जी। आपका उस पर क्या कहना है? सर जर्नलिस्ट अगर है तो उसकी वीडियो क्यों वायरल होगी? वो ऐसा काम ही नहीं कर सकता। अगर वास्तविक पत्रकार है तो वो उसकी उसकी वीडियो या ऑडियो क्यों वायरल? वो पैसा मांग ही नहीं सकता। वो पैसा नहीं मांग सकता। और जो पैसा मांग रहे हैं, जिनकी वीडियो वायरल हो रही, जिनकी ऑडियो वायरल हो रही है, वो पत्रकार नहीं हो सकते। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात कर रहे थे, जी, तो आज वही इंडिया की मीडिया जो रैंकिंग कर रही है वो 157वें नंबर पे कर रही है 180 कंट्रीज में। जी, बीते वक्त में ये रैंक 161 तक भी पहुंची थी। ठीक है। इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म्स ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया इज रैंक एज द टॉप कंट्री वर्ल्ड वाइड फेसिंग द हाइएस्ट रिस्क ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज। बट इज योर टेक ऑन दिस एज पर योर 24 ईयर एक्सपीरियंस? मीडिया खुद दोषी है या मीडिया को राइट टू स्पीच नहीं दिया जा रहा? मीडिया खुद दोषी है, इस बात पर मैं ये कहूँगा कि आज के जो मीडिया संस्थान हैं, संस्थानों को भी मुझे लगता है जहाँ तक कि उनको भी अपने उसमें थोड़ा-सा परिवर्तन लाना चाहिए। अब मीडिया संस्थान जो है, जैसे अपने स्टाफ जो है रख लेता है और उसमें बगैर उनकी योग्यता के देख परख के बगैर रख लेता है, तो वो मीडिया संस्थान मीडिया दोषी नहीं है, मीडिया दोषी नहीं है यहाँ पर। मैं फिर से यही कहूँगा कि मीडिया दोषी नहीं है, इसके लिए सिस्टम दोषी है सीधे तौर पर। तो क्या सर अगर हम ये कहें कि कहीं ना कहीं मीडिया की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस पर अंकुश लगाया गया है, तो क्या ये सही है या गलत है? नहीं, अंकुश लगाया क्या? फिर वही बात आई कि अंकुश क्या लगाया गया है। एक्चुअली मीडिया जो है व्यावसायिक हो गई है। व्यावसायिक से मेरा मतलब ये है कि मीडिया को, किसी संस्थान को यदि कहीं से कोई लाभ मिल रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि वो वहाँ की जो सही चीजें होती हैं वो उसको नहीं दिखा पाते। सर साल 2024 से 25 तक मोदी गवर्नमेंट ने 119 करोड़ रुपए सिर्फ प्रिंट्स एड पर खर्च किए हैं, जी, एज पर रिपोर्ट जो हम देखते हैं। न्यूज़पेपर को मिलने वाले सारी सरकारी एड से जनरेटेड रेवेन्यू एथिकली कितना सही होता है? क्या हर न्यूज़पेपर सच में एड प्रिंट करता है? क्या वो न्यूज़पेपर खुद भी प्रिंट हो रहा है या सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही सीमित हो जाता है? अब यहाँ सर ये कहेंगे कि जो जो विज्ञापन गवर्नमेंट के द्वारा द्वारा जो जारी किए जा रहे हैं अखबारों को, जो लीडिंग अखबार हैं, जो सर्कुलेटेड बैनर हैं, उनको अगर ये ऐड दे रहे हैं तो चलिए मान लेते हैं, वो तो ठीक है, सही है। लेकिन विज्ञापनों का करोड़ों रुपया, यानी जनता की गाढ़ी कमाई का करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष अनावश्यक तरीके से बर्बाद हो रहा है। और वो ऐसे बर्बाद हो रहा है कि जो जो साप्ताहिक पाक्षिक अखबार हैं उनमें इस तरह की शिकायतें
आती रहती हैं, शायद आपने भी सुना हो। इन्हें सिस्टमैटिक करने की जरूरत है। साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, ये जो अखबार और मैगजीन वगैरह हैं, छपते हैं कुछ और दस्तावेजों में कुछ होते हैं, क्योंकि सर्कुलेशन के बिहाफ पर ही विज्ञापन मान्यता इनको मिलती है, इनके रेट आवंटन होते हैं। तो सर्कुलेशन कुछ होता है और अक्सर वास्तविकता कुछ होती है। तो इस नजरिए से सरकार का जो विज्ञापन के मद में जो पैसा जा रहा है, उसमें मेरा अपना मानना है कि करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहा है और इसको कायदे से इसकी जांच होनी चाहिए। सर, जो इसकी ऑडिट बॉडी होगी, जी जो उसको देखती होगी जी और कि कितना पैसा अलॉटमेंट हुआ है या कितना दिया गया है, जी। तो क्या वो भी शामिल है इसमें? नहीं, इनको जो अखबार है, किसी को टाइटल मिली है आरएनआई से, वो अखबार पब्लिश कर रहा है, उसके विज्ञापन मान्यता हुई है, तो उनको मानक भी दिए जाते हैं कि इस मानकों के आधार पर ही अखबार छपेंगे, तो वो मानक पूरे होने चाहिए। मेरा ये कहना था। अभी अभी हालिया मैं बताऊं आपको, अपने उत्तराखंड की बात कर रहा हूं कि कई पत्रकारों की यहाँ मान्यता रद्द की गई। तो उनका बेस क्या था? किसका? पत्रकारिता की या न्यूज़पेपर का जो मान्यता रद्द की गई है, उनका बेस क्या था? नहीं, मान्यता जो रद्द की गई है उसमें उनके उनके कागजों में, उनके उनके दस्तावेजों में खामियां पाई गई और जांच के दौरान जो है वो जो है कागजात पूरे ना होने के कारण उनकी मान्यता रद्द कर दी सर, गई। मुझे एक छोटा सा एक चीज़ और आपसे पूछनी है कि जैसे मेरा कोई न्यूज़पेपर है, वो रजिस्टर्ड होता होगा आरएनए के अंदर, जी टाइटल अलॉटमेंट होता है जी। और पेपर प्रिंट होते हैं, पब्लिकेशन हाउस से होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या ये कितने टाइम बाद इसका ऑडिट होता होगा, या इसकी जो सर्कुलेशन बॉडी है जो उसको देखती है सारी चीज़ों को, वो कितने टाइम बाद इसका ऑडिट करती होगी या देखती होगी, या ये चलता रहता है और जब कभी गवर्नमेंट जागती है तब इसको देखती नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। टाइम टाइम पर इसका जो समयानुसार जो है वो ऑडिट होता है, लेकिन अखबार की टाइटल आने के बाद में फिर जब अखबार आपका पूरी तरह सिस्टम में आ जाता है, तो उसके बाद समय समय पर जो निर्धारित समय है उस समय पर ऑडिट होता है। ऑडिट की औपचारिकता होती है। है? जो एड अलॉटमेंट हो रहा है, अगर हमें ये जानना हो कि कितना एड किस न्यूज़पेपर को, किस पब्लिकेशन हाउस को अलॉट किया गया है और उनकी सर्कुलेशन क्या है, उनके पेपर्स कितने डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं और कहाँ-कहाँ हो रहे हैं, तो इसकी जानकारी पब्लिक को कैसे मिलेगी? नहीं सर, इसके लिए अब इसकी सत्यता जानने के लिए, इसकी प्रामाणिकता के लिए अगर आप आरटीआई डालिए, जन सूचना अधिकार के अंतर्गत आप इसका डिटेल संबंधित विभाग से मांगिए, तो सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो मैंने अभी बताया आपको कि आरटीआई के माध्यम से मतलब लूट मचा रखी है, माफिया बैठे हुए हैं। काशीपुर में आपके बगल में ही माफिया बैठा हुआ है, 7 अखबार है उसके पास और 7 अखबार को 7 तिरिक 21 अंक छाप रहा है वो फाइलों में। अब नैनीताल के अलग ले रहा है, बागेश्वर के अलग ले रहा है, सब साला कुछ नहीं रहा है। 50 अखबार है। अब जिसको कहिए मैं उसी को फोन करके मिला दूं, भैया तुम्हारा कितना अखबार, तो बोले 50, और वहां फाइलों में 5,000 है। कि सरकार का करोड़ों रुपया अनावश्यक जा रहा है विज्ञापनों के नाम पर। वो अगर उसकी आरटीआई में आप मांग लीजिए कि किन अखबारों को कितने विज्ञापन जा रहे हैं और इनका कितना सर्कुलेशन है और इनकी मशीनें कहाँ लगी हैं, कितना छप रहा है, वो सारी चीजें अगर आप बिंदुवार मांगते हैं, मांग लीजिए। अगर वो आ जाता है तो आप खुद भी पता कर पाएंगे कि क्या है ये, इसकी असलियत क्या है। सर, आपकी समझ से क्या वो 3 बड़े बदलाव होने चाहिए बाय इंडियन गवर्नमेंट और बाय इंडियन मीडिया रेगुलेटरी बॉडीज जो है, जिससे हमारे भारत के मीडिया की दशा और दिशा जी इतनी समझ आए कि हमारे लोकतांत्रिक देश का जो फोर्थ पिलर है वो स्टेबल हो जाए, खड़ा हो जाए और लोग उस पर ट्रस्ट करें, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है कि लोगों का भरोसा इस फोर्थ पिलर से उठता जा रहा है। नहीं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को अभी पूरी तरह से सजग और गंभीर हो जाना चाहिए, क्योंकि अब पत्रकारिता का, जर्नलिज्म का स्वरूप बहुत बिगड़ता जा रहा है। मेरा अपना मानना है, भारत के समाचार पत्र के जो पंजीयक बैठ रहे हैं, आरएनआई, रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, यहाँ एक मानक होने चाहिए। यहाँ जिनको टाइटल ये अलाट कर रहे हैं, जिनको भी ये शीर्षक दे रहे हैं, निर्गत कर रहे हैं, कम से कम उसके लिए कुछ योग्यताएं, कुछ अर्हताएं निर्धारित हो। ये बहुत जरूरी है। अगर लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है तो आप समझ सकते हैं कि अगर अभिव्यक्ति की आजादी है,
सड़क पर जो सब्जी बेच रहा है वो भी संपादक हुआ जा रहा है, तो वो समाज को कहाँ ले जाएगा? कहाँ ले जाएगा? समाज को कहाँ ले जाएगा? सर एक छोटी सी एक बात पूछती आपको रोक के कि जो अभी आपने बोला है कि सब्जी बेचने वाला भी, अगर ऐसे लोग संपादक बन जाते हैं या न्यूज़ को स्प्रेड करते हैं या न्यूज़ को बताते हैं लोगों में, तो जाहिर सी बात है कि इसमें 100% नहीं तो 99% तो ये श्योरिटी रहेगी कि वो गलत बात को समाज में बताएंगे, जिसकी उनको ज़्यादा पूरी नॉलेज नहीं है, या उन्होंने जो देखा उसको सही समझ लिया। तो इससे तो आम पब्लिक को बहुत नुकसान होता होगा। बिल्कुल नुकसान होता तो है। क्या आपको नहीं लगता है कि जो इंडियन मीडिया रेगुलेटरी है उसको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और इस पे कुछ कानून बनाना हाँ चाहिए? बिल्कुल इस पे कानून एकदम बनने चाहिए, और बहुत लेट हो चुका है। अभी तो मुझे लगता है कि संबंधित जो महकमा है, जो विभाग है, सरकार है, केंद्र सरकार है, इसका संज्ञान ले और इसके जो है मानक तय करे। क्योंकि अब सब्जी बेचने वाला पत्रकार कैसे हो सकता है? पत्रकार हो ही नहीं सकता वो। उसको आपने संपादक बना दिया, टाइटल दे दिया, शीर्षक निर्गत कर दिया आपने, वो अखबार छाप रहा है, अपने ही लेवल के 10 और बंदों को पत्रकार बना रहा है, तो समाज को कहाँ लेके जा रहा है? इसके तो लिए सर अभी तक इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ, या इसकी किसी भी संस्था द्वारा नहीं, जांच ये हो रही है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। ये हमारे बड़े दुर्भाग्य का विषय है, और बड़ी विडंबना है कि ये इस पर जो है कुछ भी कोई सार्थक कदम सरकार ने अभी तक नहीं उठाए, जबकि सरकार को इस पर कुछ सार्थक कदम उठाने चाहिए, निश्चित रूप से उठाने चाहिए, नहीं तो भविष्य के परिणाम जो है वो अच्छे नहीं है। चलिए सर, शुक्रिया आपका, आज आप बहुत हमारे धन्यवाद। कहने पे आप हमारे स्टूडियो आए, आपका आभार। और आगे आपसे यही गुजारिश रहेगी कि जितना हमें हो सके सहयोग करें और मिलकर इस समाज के लिए कुछ सुधारते हैं, कुछ करते हैं। और ये अपेक्षा रहेगी कि कभी हमारे में कोई कमी लगती है तो बहुत अच्छा लगा आप अपना आपसे, आपके स्टाफ से मिल करके, और बहुत बढ़िया लगा जिन उद्देश्यों को लेकर के आपने सफर शुरू किया है। ईश्वर से कामना है कि आपको इसमें सफलता मिले। शुक्रिया सर, थैंक यू। तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।